हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग ना किस तरह से पढ़ने वाले हैं मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 50 वो एमसीक्यूज करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स आया ना 2024 में और आपका 2022 में। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा बेस्ड रहेगा। ऑल्सो ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम इजी आता है पेपर, मैम कैसा आता है। देखो, पेपर इजी होता है, माइंडसेट वहाँ का अलग होता है और यहाँ पर बैठ के ना सॉल्व करना, बेड में बैठ के या टेबल चेयर पे घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। मैं थोड़ा-सा ना इसके बारे में बात कर लेती हूँ पहले, ठीक है? तो सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी अपने आप को थोड़ा-सा फ्री रखना है, ऐसा फालतू प्रेशर मत लेना कि अरे! सेबी का एग्ज़ाम है करके, चिल रहना, ठीक है? अब आपके पास ना कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए 1, 2, 3। अब मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें 1, 2, 3 पॉइंट्स बताए होंगे। बस करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, वो ध्यान में रखना और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। न्यूमेरिक नंबर्स आपको याद ही रखने हैं। अब कुछ लोग को होगा अरे न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आ जाए, तो देखो न्यूमेरिकल तो टफ नहीं आने वाले हैं फेज 1 में। फेज 2 में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। अब न्यूमेरिक क्या है यहाँ पर, जो पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, या फिर कोई नंबर्स हो गए जैसे कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करूं मैं करंट अफेयर्स कैसे करने हैं आपको रिवीजन फटाफट वाला, तो करंट अफेयर्स में क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना। एक प्लेलिस्ट होगी सेबी ग्रेड ए प्लस आरबीआई ग्रेड बी जीए कैप्सूल। कुछ वीडियोस मत देखना, सिंपली जाना, फाइनेंस की ना वीडियोस होती हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग अवेयरनेस करके, उसको खोलना। उनमें ना आधा आधा वीडियो में आरबीआई के सर्कुलर शुरू में कवर करे हुए हैं और सेबी के उसके बाद में। फटाफट रिवीजन मार लेना, 1x 2x जो भी मन करे स्पीड करके फटाफट से कर लेना और अपना रिवीजन खत्म कर लेना करंट अफेयर्स का। अच्छा, करंट अफेयर्स लास्ट रखना, क्यों लास्ट में रखना, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स ना बहुत वेटेज नहीं रखेंगे और एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइंग है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी इंटरव्यू के बाद उसमें भी ये स्कोर आपका काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर लो। नाउ टॉकिंग अबाउट मैम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ऑडिट हो गया, कॉस्टिंग के कुछ पार्ट होते हैं आपके लीन सिस्टम वगैरह के, वो इम्पोर्टेंट है। बट एग्जामिनर यार किसी भी चीज पर क्वेश्चन बना सकता है। अब मैं टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक इंपॉर्टेंट तो फिर भी बता सकती हूँ, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बता भी दूं तो जरूरी नहीं है एग्जाम आ जाए, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। ये थोड़ा सा ना ऐसी वाली बात हो गई कि मैं समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल कर लाऊं और बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो। मैं फालतू होप्स नहीं देती बच्चों को, मेरा बहुत सिंपल है, मैं रियलिटी बताऊंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, करो। कुछ लोगों ने बोला मैम आपने 100 एमसीक्यूज करा रखे हैं मैराथन के, ये सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट हो जाएंगे, कैसे सफिशिएंट हो जाएंगे, मैंने एक टॉपिक कवर करा है, एक टॉपिक का भी एक सब टॉपिक, ठीक है, दूसरा सब टॉपिक आ गया तो मैंने ऑल दो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा दी है, बट कुछ और आ गया तो, है ना। अब ये तो लक के ऊपर है। ऑफ कोर्स अब 100 मैंने आपको 1000 एमसीक्यूज करा दिए तो चांसेस है कि आपके 30-40 एमसीक्यूज फंस जाए। मगर 30-40 एमसीक्यूज अगर फंस भी गए उसमें 30-40 याद है, ये भी तो थोड़ी बात होती है ना। तो प्लीज थोड़े सा ना मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है और वैकेंसीज भी बहुत हाई तो नहीं है। तो मेहनत ही है, वो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सब कुछ कॉम्बाइन होता ही है। बहुत लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क कर लो स्मार्ट वर्क कर लो, नहीं हार्ड वर्क लगता है। स्मार्ट वर्क लगेगा अच्छी बात है कर लो, लेकिन हार्ड वर्क भी लगेगा, सीधी सी बात है। मैं फालतू झूठी होप्स नहीं देने वाली। कुछ यूट्यूब चैनल्स आजकल मेरे सामने आ रहे हैं, मैं किसी की मेहनत को या किसी को वो नहीं कर रही हूँ डिनाई, लेकिन यार ठीक है ना, 1 घंटे में मैं आपसे बोलूं पूरा नबार्ड का एग्रीकल्चर कवर कर लो, ह्यूमन लेवल पर तो पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनेशन में फेज 1 क्लियर हो जाएगा, फेज 2 में फंसोगे, फेज 2 में फंसोगे, मेरी ये तो वो है नहीं कि भाई एक फेज क्लियर कराकर मैं बोलूं अच्छा देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फेज 2 क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेज 1 से। फेज 1 तो बहुत लोगों का क्लियर होता है, फेज 2 क्लियर करना होता है, उसमें अच्छे नंबर लाने होते हैं, वो आपकी मेरिट लिस्ट में भी जाते हैं इंटरव्यू के वेटेज के साथ साथ। तो भाई देखो, फेज 2 के लिए मेहनत करनी होती है। अब तो खैर कोई टाइम बचा नहीं है ये सारे डिस्कशंस का, फिर भी एक बार बता रही हूँ, जिसने हार्डवर्क लगाया है, जिसको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, उनके लिए फेज 2 थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा, लेकिन फेज 2 डिफिकल्ट होता है, बहुत लोगों ने नई प्रिपरेशन की है। तो प्लीज 10 तारीख को एग्जाम खत्म होगा, ठीक है, 10 तारीख को कुछ मत करना, चुपचाप जाके सो जाना, देख लेना पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, वरना उस डिस्कशन में भी मत फंसना। एग्जामिनेशन ज्यादातर लोगों का क्लियर हो ही जाता है। चुपचाप आना, फेज 2 अगले दिन से पढ़ने बैठ जाना। बहुत सारे ना वाईटी शॉर्ट्स आएंगे, बहुत सारी आप लोगों के सामने वीडियोस आने वाली है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, कि कितना पढ़ा, कैसा पेपर होगा, क्या कट ऑफ होगी, वीडियोस होती हैं वो
व्यूज, सब्सक्राइबर्स के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए। ठीक है, अभी तक तो मैं वो सब चीजें कर नहीं रही हूँ, बाद में हो सकता है मैं भी करने लगूं तो मुझे ये वाली वीडियो दिखा कर कहना मैम आप भी हमें फंसा रहे हो ना। ठीक है, अभी अच्छे से बस पढ़ लो प्लीज, एग्जाम क्लियर करने की तरफ ध्यान दो। इजी है, हार्ड है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट आसान लग रहा है इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आया तुम सॉल्व कर पाओगे। मेन तो मेरा यहाँ पर यही है। अब ये जो 50 एमसीक्यूज हम आज करने वाले हैं, इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके और रहेंगे। मैंने ना IFSCA में एक पेपर कराया था ठीक है, अब वो जो IFCA में मैंने पेपर कराया था उसमें से मैंने ना, आप देखोगे जाकर तो लास्ट सेकंड लास्ट डेज में कराया था, उसमें से काफी क्वेश्चंस आ गए थे और एज इट इज आ गए थे। बाय लक वो चीज मैं बोलूंगी हो गई थी। थोड़ा तो ऑफ कोर्स मेरी रिसर्च भी होगी, उसमें भी भरोसा रखो, लेकिन हाँ उस टाइम हो गया। कोशिश करूंगी सेवी में भी सेम चीज हो जाए, लेकिन देखो थोड़ा तो मुझे भी नहीं पता ना एग्जाम कौन सेट कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन अप्रोच भी लेके चलना साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। कोई भी बाकी डाउट्स है पूछ लिया करो, प्लीज सेम चीजें मत पूछा करो, बहुत टाइम लगता है कमेंट्स में रिप्लाई करने में। मैं चाहती हूँ 6 7 8 9 4 दिन ना मैं सिर्फ पढ़ाऊं, पढ़ाई पे फोकस करूं। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट लगेगा, मुझे लगेगा हाँ मुझे रिप्लाई करना है, मैं कर दूंगी। अच्छा, कुछ एक दो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे थे मैम इंडेस तो आपने कराया नहीं है, एएस करा रखा है। मैं इंडेस की भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब वही चीज है, आप लोगों को अभी मैं फेज 1 क्लियर करा दूं। इंडेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जहां जहां होता था थोड़ा थोड़ा मैंने बता भी दिया है। कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इंडेस तो इसलिए ले आए थे क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करना था, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपरली बनाए गए हैं सोच समझ कर, तो कॉन्सेप्ट तो वही है। प्लीज थोड़ा अपनी तैयारी पर भी फोकस करो, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा तो रखो, पेपर तो क्लियर करके लाओ। फेज 2 में जो बोलोगे ना सब करके दूंगी, लेकिन अभी प्लीज फेज 1 के लिए थोड़े से सीरियस हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत देर बात हो गई, 7 मिनट वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन समझाने के लिए करा है मैंने ये सारा। और फेज 2 के जस्ट तुरंत फेज 2 की तैयारी शुरू कर देना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के उसमें वीडियोस और वाईटी शॉर्ट्स में मत फंसे रहना, बहुत फटेगा, वरना बाद में नहीं आके बोलना कि मैम हम रिवीजन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाओगे ना, ऐसा माइंडसेट बनाते हैं ना आधे स्टूडेंट्स, तो वहीं फेल हो जाते हैं। जो उस चीज को टैकल कर गए वही पास होते हैं। A company purchased 5,000 units of raw material at 100 rupees per unit. GST paid 18% है. Freight incurred 10,000 rupees. Trade discount 10%. 200 units were found defective or normal loss. Closing stock is 500 units. Calculate the value of closing stock. यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है कि क्लोजिंग स्टॉक की कितनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक किस दिन होता है? 31 मार्च को जो मेरा स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है जो 1 अप्रैल को होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लूं तो 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर मेरे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च 2026 मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंपनी ने क्या परचेज किया है? कंपनी ने 5,000 यूनिट्स आपकी परचेज करी है, जिसमें की 100 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, 5,000 यूनिट्स का यहाँ पर प्राइस निकालोगे। अब जीएसटी पेड यहाँ पर आपका 18% है। फ्राइट कितना इनकर हुआ? फ्राइट इनकर हुआ है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% का लगा। 200 यूनिट्स आपकी डिफेक्टिव हैं, जो कि मेरे नॉर्मल लॉस में मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका 500 यूनिट का था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले देखो परचेज कॉस्ट कितनी है आपकी? 5,000 इंटू 100 हो गई, राइट। अब ट्रेड डिस्काउंट मिला है मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला? 10% का मिला। तो यहाँ पर जितना मैंने सामान खरीदा था उसमें मुझे सप्लायर ने 10% का डिस्काउंट पर वो सामान दिया है, तो ये 4,50,000 का हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ्राइट कितनी आई है। ठीक है, तो फ्राइट का क्या मतलब हो गया? फ्राइट का मतलब होता है यहाँ पर फ्राइट इनवर्ड, मीनिंग कि हमारे पास में जो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी हम इसमें ऐड करेंगे सामान को लाने ले जाने के लिए, तो 10,000 रुपीज हमारे इसके ऐड हो गए। अब इन्होंने ना बोला था कि भाई जीएसटी 18% का लग रहा है, मगर इसमें इन्होंने एक बात बोली कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने वो पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है उसमें से जीएसटी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एज यहाँ पर आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, इसे हम नहीं लेकर चलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इफेक्टिव यूनिट्स हमें देखनी है, तो अब हमारे पास में 200 यूनिट्स जो थी वो डिफेक्टिव थी, नॉर्मल लॉस में ले रहे थे, तो 4,800 यूनिट्स बची 5,000 की जगह। ठीक है,
अब कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 4,60,000 तो हमारे पास टोटल यूनिट्स का पूरा अमाउंट लगा, इसमें कि हमारे पास में यहाँ पर हम देखते हैं कि 4,800 यूनिट्स इफेक्टिव हैं, तो हर एक यूनिट का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, 5,000 थोड़ी लेंगे, 4,800 लेंगे, तो हर एक यूनिट यहाँ पर 95.833 रुपीस की होगी। और क्लोजिंग स्टॉक में ये बोल रहे थे हमारे पास कि हमारे पास 500 यूनिट्स हैं, तो 500 इंटू हम यहाँ पर 95.83 कर देंगे। आगे समझ में किस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि नॉर्मल लॉस को माइनस किया जाता है, अगर जीएसटी आपका आईटीसी में है तो उसको आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है अपॉन आपके पास में कॉस्ट यहाँ पर सॉरी गुड यूनिट्स कितनी होंगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसके थ्रू आप निकाल लेते हैं। अगर कंपनी यहाँ पर मान लो आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकती थी, तो जीएसटी अमाउंट आपका 81,000 का इसमें ऐड हो जाता है 18% के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following transactions result in a cash flow from financing activity? Cash collected from debtors, sale of old machinery, interest received on debentures or held as an investment, payment of dividend to shareholders या फिर purchase of goodwill। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई कैश फ्लो अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हो रहा है, मीनिंग कि यहाँ पर फाइनेंसिंग जो साइज है या कॉम्पोजिशन है कंपनी की इक्विटी की या फिर उसके डेट की, वो चेंज हो रही है, दैट इज यहाँ पर ओनर्स का साइज चेंज होगा या तो फिर क्रेडिटर्स का, है ना। फाइनेंस क्या है, हमने यहाँ पर कैपिटल रेज किया तो हमने या तो शेयर्स से करा होगा, शेयर्स में आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकते हैं, या तो हमने उधार लिया होगा, डेट लिया होगा, बोरोइंग एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, कैश कलेक्ट किया हमने अपने डेटर्स से, पुरानी मशीन बेच दी, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, या फिर हमने यहाँ पर पेमेंट की है डिविडेंड्स की, या फिर परचेज की है गुडविल की। तो ऑफ कोर्स अगर हम डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को पे करते हैं तो ये कैश आउटफ्लो हो जाता है ना। और ये किस में आता है आपका, ये आता है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो याद रहेगा ये आपको। अगर हम यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक आपके लिए सर्विसिंग द इक्विटी कैपिटल है, इंटरेस्ट रिसीव जो हम कर रहे हैं वो इन्वेस्ट के अंदर आता है, और कलेक्शन अगर डेटर से कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग, मीनिंग मैंने किसी को सामान दिया उधार दे दिया, वो मेरे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंडर आएगा। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। करेंट रेशियो हमारा 2.5:1 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपीज, इन्वेंट्री 40,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। लिक्विडिटी रेशियो को हम क्या क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताओ, क्विक रेशियो बोलते हैं या फिर एसिड टेस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास करेंट रेशियो होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, लेकिन क्विक रेशियो में हमें देखना होता है कि हमारे पास में यहाँ पर क्विक करेंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है, करेंट लाइबिलिटीज, या फिर क्या हमें यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री को माइनस करना है, वो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास करेंट रेशियो दे रखा है, हमें इन्वेंट्री दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, करेंट एसेट्स में से सबसे पहले तो हमें करेंट लाइबिलिटीज को माइनस करना होता है। अब 2:2.5:1 दे रखा है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर अगर करेंट एसेट्स कितने हैं 2.5x है और करेंट लाइबिलिटीज मेरे पास 1x है, तो फिर यहाँ पर करेंट इसमें से क्या करेंगे 2.5 में से 1x को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होता है, राइट। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल किसके बराबर हो गई, 1.15x के बराबर हो गई, जो कि 60,000 के बराबर है। तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास में x आ जाएगा। अब x को हम यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और करेंट लाइबिलिटीज हमारी x के बराबर ही है, फिर हम इसको निकालेंगे। तो देखो हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, तो करेंट एसेट्स हमें कितने दे रखे हैं 2.5x दे रखे हैं। ये ना जो टेस्ट आपके सामने है
ये अब बिट हायर लेवल पर है जितना एग्जाम में अभी तक आए हैं क्वेश्चंस, तो परेशान मत हो ना, बस कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज करने हैं, अगर आप बिट हायर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये उसके लिए है, ठीक है। आप लोग मुझसे जो डिमांड करते हो ना मैं वो सारी चीज लेकर आती हूँ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद नहीं बताया ना तो बहुत मारूंगी। तो यहाँ पर मजाक कर रही हूँ, मैं क्यों मारूंगी। कूद दोगे आप लोग मिलके मेरे को। तो करेंट लाइबिलिटीज क्या है आपकी 40,000 रुपीज हो जाएंगी। करेंट एसेट्स यहाँ पर 2.5x हो जाएगा, तो वो हम निकाल लेंगे। लिक्विड एसेट्स हमारे पास क्या है, करेंट एसेट्स माइनस जो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को हम अपने लिक्विड एसेट्स में क्यों नहीं ले रहे, हो सकता है पुरानी इन्वेंट्री हो, बहुत से सामान बिक नहीं पा रहा हो उस बिजनेस का, तो इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अ कंपनी बॉट अ मशीन फॉर $50,000 ऑन 1 जनवरी 2025, जब ये रेट था 31 मार्च 2025 में जो बैलेंस शीट डेट है, रेट रहा 82 रुपीज पर डॉलर। पेमेंट इज स्टिल ड्यू, हाउ इज द डिफरेंस ऑफ 100,000 ट्रीटेड। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं that company bought the machine for $50,000 but that time our exchange rate was very low। बाद में हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर जाता है और यहाँ पर $1 महंगी पड़ती है, तो वो जो हमारा 1 लाख रुपए का डिफरेंस है उसे हमें किस तरीके से हमारी बुक्स में ट्रीट करना होगा। तो बताओ किस तरीके से हम यहाँ पर इस डिफरेंस को ट्रीट करेंगे। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 आया था हमारा रिवाइज होकर, तो उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर आए थे, तो मैंने आपको फॉरेक्स ट्रांजेक्शन किस तरीके से यहाँ पर डील करने हैं उसके बारे में अच्छे से समझाया था। अब याद करो यहाँ पर क्या कोर पॉइंट्स हैं। ऐड होगा टू द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपिटलाइज्ड, या फिर डेबिट होगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज लॉस, डेबिट होगा यहाँ पर टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन, या डिफरेंस अकाउंट यहाँ पर जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, या इग्नोर करेंगे अंटिल पेमेंट, या एडजस्ट करेंगे इन रिजर्व्स। तो हमें क्या करना होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि जो ट्रांजेक्शन है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ, तो जो परचेज डेट और बैलेंस शीट डेट है उसमें हमारी लाइबिलिटी 100,000 से बढ़ गई। अब क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो हमें ये बोला जाता है कि ये आपका डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज लॉस फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में भी आ गया एक्सचेंज डिफरेंसेस, हमारे मॉनेटरी आइटम्स में क्या हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं स्टेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द पीरियड। तो लेकिन एक चीज याद रखना, एक हमारे पास में यहाँ पर डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट जैसे आपकी मशीनरीज हैं, तो अगर यहाँ पर कंपनी ने स्पेसिफिक ऑप्शन अवेल किया है जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स के लिए होता है, तो इस लॉस को कैपिटलाइज किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर जैसे ये आपका एक कैपिटल एसेट है, डेप्रिशिएबल है, तो 100,000 को हम कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मशीन में उस 100,000 को ऐड कर देंगे। अच्छा, जनरल एंट्री कैसे बनेगी आपकी और बताओ। तो देखो जनरल एंट्री में कुछ नहीं है, जो लॉस है उसे डेबिट किया, तो डेबिट कितना लॉस होगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आपका 100,000 रुपीज दैट इज 1 लाख। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर का, या तो फिर जो भी जिससे आपने मशीन खरीदी है उनका अकाउंट, और कितने से, अगेन 1 लाख रुपीज से। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। A company issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2. Minimum application money as per SEBI ICDR regulation must be. So यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच यहाँ पर, जिसमें कि 2 रुपीज का प्रीमियम अर्न किया, वो इशू किए, और मिनिमम एप्लीकेशन मनी सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं 0.50, क्योंकि 5% फेस वैल्यू का लगेगा, 2.50 क्योंकि 25% इशू प्राइस का लगेगा। ये कॉन्सेप्ट जो ब्रैकेट में दे रखा है ये ऑप्शंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पता है, आप अप्लाई कर दोगे। 3 रुपीज आएंगे, 5,000 1 रुपी,
ये ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा आपका। जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपको ज्यादा इजी लग रहे थे, तो मैं आप थोड़े से एप्लीकेशन कैसे करनी है वो लेकर आई हूँ। अब देखो, इसको अप्लाई करके देखो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, 10 रुपए के, और 2 रुपए का इन पर लगा प्रीमियम। अब सेबी की रेगुलेशन बोलती है कि जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो इशू प्राइस का 25% होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब कंपनीज एक्ट में तो ये लिमिट फेस वैल्यू के 5% आती है कंपनीज एक्ट में, लेकिन हमसे सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन पूछी गई है, तो ये हमारे पास में हमें निकालनी होगी। ये आपके पास 3 रुपीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, और प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। आगे समझ में। तो हमारे पास में जो 3 रुपीज आते हैं करेक्शन बेस्ड ऑन आईसीडीआर वो हमें फॉलो करने होते हैं। 5% यहाँ पर फेस वैल्यू का, लेकिन सेबी ने 25% इशू प्राइस का बोला है। याद रहेगा अब आपको। Which concept assumes that the business will continue for the foreseeable future and there is no intention to close it down. Accrual, consistency, going concern, materiality या prudence. मैं पांचों कॉन्सेप्ट समझा दूं। अक्रूअल होता है, मैंने यहाँ से मान लो एक पर्टिकुलर ए है, ए को सामान, एक ने यहाँ पर सामान बेचा बी को, तो गुड्स तो ट्रांसफर हो गई, पैसा आएगा आज से 3 महीने के बाद, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। जैसे हम रेंट पे करते हैं, एडवांस में कर देते हैं, या फिर हम यहाँ पर रेंट लास्ट पे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम उसको करते हैं। या फिर मान लो सैलरीज पे की जाती हैं, तो जब हम सैलरी पे करते हैं वो 1 से 30 तारीख तक हमारी ऐड होती रहती है और कंपनी उन्हें बाद में पे करती है। तो कंपनी की बुक्स में वो एक लाइबिलिटी में ऐड होते जाएंगे जो बाद में ड्यू डेट पे पे की जा रही है। कंसिस्टेंसी होती है, आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जो टेम्पलेट्स फॉलो किए, वही आपको करनी है। गोइंग कंसर्न होता है कि जो बिजनेस है वो आपका फोर्सिएबल फ्यूचर तक या इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। हो सकता है ओनर की डेथ हो जाए तो कोई और यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन कंपनी चलती रहेगी सालों साल। मटेरियलिटी है कि जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करोगे, इररेलेवेंट डेटा को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। प्रूडेंस होता है कंजर्वेटिज्म वाला, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉस है कि हो सकता है ये लॉस हो जाए तो उसे तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलो अगर कोई प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही खोली गई है, उसमें हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS 102, द फेयर वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज कैलकुलेटेड ऑन विच डेट। अंडर इंड AS 102, the fair value of the employee stock option is calculated on which date? Exercise date, vesting date, grant date, balance sheet date और allotment date। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारे पास में एक होता है वेस्टिंग डेट, एक होता है एक्सरसाइज डेट, पूरा बताया था आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको ग्रांट डेट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो फेयर वैल्यू है सर्विसेज जो हमने रिसीव की एम्प्लॉय से, जो सर्विसेज हमने अपने एम्प्लॉय से रिसीव की, उनका यहाँ पर मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए कंपनीज मेजर करती हैं इन सर्विसेज की वैल्यूज इनडायरेक्टली। तो क्या करती हैं, फेयर वैल्यू देखती हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने ऑप्शन ग्रांट किया है। अब एग्रीमेंट कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में क्योंकि फिक्स्ड है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी उसी डेट पर लॉक कर दी जाती है। इक्विटी सेटल्ड यहाँ पर अगर है तो एम्प्लॉयज काउंटर पार्टी है, अगर इक्विटी सेटल्ड नहीं है तो नॉन एम्प्लॉयज जैसे कि वेंडर्स और कंसल्टेंट्स होते हैं। कैश सेटल्ड में एम्प्लॉयज या अदर्स हो सकते हैं। तो ग्रांट डेट कौन सी है, वो डेट जब कंपनी और एम्प्लॉयज अग्री कर रहे हैं कि वो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट रखेंगे और एम्प्लॉय और कंपनी की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स और कंडीशंस को लेकर। तो फेयर वैल्यू हमारी इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शंस में कैसे मेजर हो रही है,
आपकी ग्रांट डेट में। अब आपको ना एक की डिफरेंस बता देती हूँ मैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके एएस में, तो भी ग्रांट डेट पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक की डिफरेंस होता है इंड एएस वर्सेस एएस का। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन मेथड है इंड एएस में, वो आपकी कौन सी थी? फेयर वैल्यू मेथड, है ना? लेकिन अगर हम एएस की बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर हम इसको लेकर चलते हैं, या तो फिर फेयर वैल्यू, हम दोनों ले सकते हैं, ठीक है? इंड एएस में आप केवल फेयर वैल्यू के साथ में ही जाते हो, याद रहेगा इतना आपको। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस या फिर हमारा ग्रांट डेट पर क्या है? माइनस एक्सरसाइज प्राइस हमारा फॉर्मूला होता है। मान लो अगर आपके पास में यहाँ पर मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और एक्सरसाइज प्राइस 80 रुपए है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 20 रुपीज हो गई। मैंने इस ऑप्शन समझाया था। चलो, पोस्ट बाय बैक द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 1:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 0.5:1। तो बताओ पोस्ट बाय बैक जो हमारा डेट इज टू इक्विटी रेशियो होता है कंपनी का, वो कितना होना चाहिए? एक आइडियल रेशियो हमारे पास होता है, ठीक है? अब इससे ज्यादा, कितने ज्यादा से नहीं होना चाहिए, तो 2:1 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सेक्शन 68 2D ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो रेशियो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स का जो कंपनी ओ करती है बाईबैक के बाद में, वो पेड अप कैपिटल के, और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट हो सकता है एक हायर रेशियो यहाँ पर नोटिफाई कर दे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, उनमें अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो ये रेशियो आपका 6:1 हो जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन 68 की बात की गई है, जो मैंने आपको भी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reserve cannot be used for issuing fully paid bonus shares? तो यहाँ पर ऑप्शंस है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे रिजर्व्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते अपने फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। तो सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि रिवैल्यूएशन कौन सी होती है? नॉन रियलाइजेबल। अभी तो हमने अनरियलाइज प्रॉफिट है, नॉन भी नहीं बोलेंगे, अनरियलाइज्ड है यहाँ पर ये, राइट? तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सो बेसिकली अनरियलाइज्ड गेन्स हमें पता चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बुक वैल्यू हमारे एसेट्स की, जैसे प्रॉपर्टी की हो गई, तो हम यहाँ पर उनको सेल तो नहीं कर रहे हैं जब तक, ठीक है? तो कंपनी यहाँ पर एक्चुअली अर्न नहीं कर पा रही कैश या प्रॉफिट, इसीलिए लॉ प्रोहिबिट कर रही है कि हम इनको यहाँ पर यूज कर शेयर्स इशू नहीं कर सकते। क्या क्या यूज हो सकता है? फ्री रिजर्व्स यूज हो सकते हैं। फ्री रिजर्व्स आपके कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? क्या और यूज हो सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिजर्व्स हो गए, जो कि हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया और हमने फ्री रिजर्व्स यहाँ पर अपने ट्रांसफर कर दिए, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकते हैं। इसमें अब आप देखेंगे कि जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में फेस वैल्यू 100 की, शेयर इशू हुआ 100 150 का, तो 50 रुपए आपके कहाँ आ गए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। इसके अलावा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आप कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व तो आपके फ्री रिजर्व का पार्ट है ही, ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है, इनके ऊपर ना एक आपका रिस्ट्रिक्शन होता है कि किस तरह आप इन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स जो है, वन मेजर थिंग है कि ये यहाँ पर कर सकते हैं यूज। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में हम इन्हें यूज कर पाते हैं, सीआरआर को और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो बोर्ड को अपॉइंट करना होगा कितने दिन के अंदर अंदर, जब इस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो बताओ यहाँ पर कितने दिन होंगे?
60 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 15 डेज और 45 डेज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दोनों का पता होना चाहिए डिफरेंस, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना है और गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना है। और पहला ऑडिटर यहाँ पर हमें कब कौन अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करने चाहिए। और ये टाइम लिमिट आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन से हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, कौन से सेक्शन में इसकी बात की गई है, सेक्शन 139(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट, जहां पर ये बोलते हैं कि अगर बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर पहले अपने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं तो उन्हें जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। फिर मेंबर्स के पास में 90 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखें और उसमें ऑडिटर को अपॉइंट करें। अगर हम बात करें कि ये जो आपके बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं या फिर शेयर होल्डर अपने पहले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर इनका जो टेन्योर है वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से बताना है कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर ऐसे में कितने दिन के अंदर अंदर हमारे पास में ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। देखो, हमारे पास ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, कैग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में पावर आती है और अगेन इनको भी 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैग की होती है, अगर कैग फेल हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर बोर्ड फेल हो जाए तो मेंबर्स यहाँ पर देते हैं। ठीक है, कैग को कितने दिन के अंदर करना है, 60 दिन के अंदर अंदर। अगर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम दिया गया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, और अगर वो भी नहीं कर पाते और मेंबर्स को करना होता है तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ईजीएम में। चलो नेक्स्ट जाते हैं, which method of inventory valuation is not permitted under accounting standard 2 और Indian accounting standard 2। तो यहाँ पर पहला है फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जब पूरा इंडेस और एएस पढ़ाया था तब भी बताया था, लीफो इसका आंसर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड है, वेटेड एवरेज अलाउड है, लीफो अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री जो वैल्यू की जा रही है वो हमारी हो सकती है कि यहाँ पर ओल्ड प्राइसेस पर चल रही हो, जो कि करेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स को आपकी दिखा नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट मैनिपुलेशन देखे गए थे। अच्छा, यूएस GAAP जो है वो आपका अलाउ करता है, लेकिन जो हमारे पास IFRS होता है वो भी लीफो अलाउ नहीं करता। इसीलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमने इसलिए बनाए थे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। नेक्स्ट जाते हैं, ए हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट high risk for lenders, companies using too much equity, company can easily meet its interest obligations, low profitability और high debt। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या हुआ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या कंपनी के पास में ऑपरेटिंग रेवेन्यूज इतने हैं कि वो जो यहाँ पर डेट ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हाई रेशियो है इसका मतलब कर पाएगा, और अगर हाई रेशियो नहीं है मतलब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इससे निकलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जितना हाई रेशियो होगा उतना ही कम रिस्क हमारे लेंडर्स के लिए रहेगा, तो कंपनी इजीली अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएंगी, कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी शो करेंगी और कंपनी यहाँ पर स्टेबल है। ठीक है, रेशियो अगर 3 से ज्यादा है तो हेल्दी माना जाता है, रेशियो अगर 1.5 से कम है तो रिस्क हो सकता है यहाँ पर कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत आए, और 1 से कम है तो कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर पाए इतनी भी अर्निंग नहीं कर रही है। ठीक है, सो सेल्स हमारे पास 10 लाख की है, प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 3 लाख है, पीवी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, कैसे होगा। तो पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, आपका प्रॉफिट कितना है और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अपॉन यहाँ पर सेल्स। प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपए है,
और आपके पास में सेल्स कितनी हुई है, 10 लाख रुपए की हुई है, तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बी जो है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स 1000, एक्चुअल आवर्स 1200। स्टैंडर्ड रेट हमारी लेबर का 50 और एक्चुअल रेट हमारा 60 है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड इनटू हमारे पास में यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें वेरिएंसेस पता चलते हैं। ए स्टैंड फॉर एडवर्स, एफ स्टैंड फॉर वेरिएबल। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, 1000 हैं। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 1200 हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका, 50 रुपीज है। एक्चुअल रेट लगा 60 का। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालेंगे और हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एस्टिमेटेड या एक्चुअल जो भी दे रखा है वो करते हैं, ताकि वेरिएंस पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हम निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पर पूछा गया है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर केवल आवर्स की बात करनी होगी कि हमें कितना टाइम यहाँ पर लगना चाहिए था। तो लगना कितना चाहिए था, 50 घंटे, और वैल्यू कितनी जाती, 1000 माइनस 1200 जाती। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 इंटू 50 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बता रखा है एक्चुअल सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे पूछी गई है। सो ब्रेक इवन सेल्स इज 800,000, दैट इज 8 लाख। एक्चुअल सेल्स इज 12 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालना होगा। देखो एक चीज याद रखना, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने अभी आपको ये वाला पार्ट बताया था, तो ये तो हमारे पास में लेबर एफिशिएंसी पूछा था। अगर हमारे पास एक्चुअल फिगर्स दे रखी हैं, तो हमें एग्जैक्ट वेरिएंस कितना है वो निकालने के लिए पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये आपका एक्चुअल वेरिएंस के लिए यूज हो जाएगा। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है केवल, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई 50 घंटे इनको काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट इनका 50 था जिस पर इन्हें काम करना चाहिए था, और इतने घंटे काम करते, तो ये हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। सो नाउ हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है, एक्चुअल सेल्स माइनस आपका ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, एक बार ग्राफ याद दिला देती हूँ मैं आपको किस तरह से बन रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी यूनिट्स हमारी सेल हुई। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें कि मेरे पास में ब्रेक इवन पॉइंट में अचीव कर रही हूँ, मीनिंग इससे नीचे हूँ तो लॉस हो रहा है, इससे ऊपर हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर लाइन लेकर चलते हैं, लेट्स से कॉस्ट की लाइन है ये आपकी, और एक लाइन हमारी लेकर चलते हैं इनकम की। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट जो है वो लॉस दिखाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है ये प्रॉफिट शो करेगा, राइट। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कैसे निकलेगी, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी ये कॉस्ट लाइन है, इस कॉस्ट लाइन में हमारे पास में एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। इसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है ये क्या होगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर एमओएस का रेशियो निकालना है, तो एमओएस का रेशियो कैसे निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो इससे क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकल आएगा 400,000 अपॉन 1200,000 इंटू 100, तो 33.33% ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बजट 20,000 यूनिट्स, डिजायर्ड स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 3,000 यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें यहाँ पर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होती हैं, अगर हमें सेल्स बजट दे रखा है, हम चाहते हैं कि हमारे पास 500 यूनिट्स का ही क्लोजिंग स्टॉक रहे, और जो ओपनिंग स्टॉक हमारा करेंटली है वो 3000 है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकालेंगे, सेल्स यूनिट्स
प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो डिजायर्ड है आपका माइनस आपका ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स यहाँ पर हमारे पास में कितना हमारा बजट है, ये है हमारा 20,000 यूनिट्स का। क्लोजिंग स्टॉक हम 5,000 का रखना चाहते हैं, ओपनिंग हमारा 3,000 का है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कितने का होना चाहिए आपका, 22,000 यूनिट्स का होना चाहिए। तो ए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रोसेस ए input is equal to 1000 units at 50 rupees. Normal loss is 10%. Scrap value is 10 rupees. Actual output is 850 units. Calculate the value of abnormal loss. तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस है कि मैं हर बार जब भी प्रोडक्शन करती हूँ तो 10 यूनिट्स यहाँ पर वेस्ट हो जाती हैं, तो ये नॉर्मल लॉस हुआ। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ, लेट अस से कोई लीकेज हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से 12 यूनिट्स का लॉस हुआ, तो वो जो 2 यूनिट्स है वो मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पर हमें दे रखा है इनपुट कितना है हमारा 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10% पर हमारा कितना हो गया, 1000 इंटू 10%। ठीक है, तो ये आ गया 100 यूनिट्स का। तो एक्सपेक्टेड नॉर्मल आउटपुट मेरे पास 900 यूनिट्स का बनेगा। एक्चुअल आउटपुट जो हुआ वो लेकिन 850 यूनिट्स का हुआ। तो जो 50 यूनिट्स हैं वो मेरे पास और कम बनी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वैल्यू क्या है एबनॉर्मल लॉस की। 50 यूनिट्स है हमारे पास, तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ये कैसे निकलेगा, टोटल इनपुट कॉस्ट कितनी है, टोटल इनपुट कॉस्ट 1000 यूनिट्स 50 रुपीस की थी, तो ये हमारे पास में बन जाती है यहाँ पर 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारी नॉर्मल लॉस की कितनी है। तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 10 रुपीस के अकॉर्डिंग 100 यूनिट्स का हुआ है, राइट। तो 1000 रुपीज हो गया, तो 49,000 रुपीज यहाँ पर आ गए। और इनपुट यूनिट्स कितनी है मेरी, इनपुट यूनिट्स यहाँ पर थी हमारे पास में अपनी 1000 यूनिट्स, और 900 यूनिट्स जो है क्या वो बनकर आई है नॉर्मल यूनिट्स अगर लॉस हमारे पास 10% का है। तो इनपुट यूनिट 1000, नॉर्मल लॉस 100 का। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला यूज किया, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास यहाँ पर 54.444 यूनिट्स के अराउंड कुछ आएगा, हाँ वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हमारे पास में आई। ठीक है, 900 माइनस 850, 50 यूनिट्स एबनॉर्मल में थी, तो उनको हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। आगे समझ में, तो इतना हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है। आगे समझ में क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि टोटल इनपुट यूनिट्स कितनी थी, उसमें से नॉर्मली हमारे पास 100 यूनिट्स का लॉस होता था। इस बार क्या हुआ, हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स का लॉस हुआ, जिसकी वजह से जहां पर हमें 900 यूनिट्स प्रोडक्शन में मिलती केवल 850 मिली, मतलब 50 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब एबनॉर्मल लॉस हमें पता चल गया, अब हमें देखना है कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितना बैठता। 1000 रुपीज यूनिट्स हमारी यहाँ पर 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से थी, और हमारी जो स्क्रैप वैल्यू थी नॉर्मल यूनिट्स की वो कितनी, नॉर्मल लॉस की वो कितनी थी, हमारे पास 100 यूनिट्स थी और 10 रुपीज स्क्रैप के थे, अपॉन हमारे पास टोटल यूनिट 1000 थी और नॉर्मल लॉस यूनिट्स हमारे पास 100 थी। ठीक है, ये हमने निकाला और फिर एबनॉर्मल लॉस यूनिट जितनी आई उससे कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया। Kaizen costing focuses on standard costing, radical innovation, continuous small incremental cost reduction, large scale automation और layoff। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो काइजन कॉस्टिंग होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है। काइजन कॉस्टिंग किसके बारे में बात कर रही थी, काइजन कॉस्टिंग कह रही थी कि भाई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है हमें, है ना, और यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन हमें करना होगा। तो कल से बेहतर आज और आज से बेहतर आने वाला कल। तो काइजन कॉस्टिंग यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, छोटे छोटे सुधार लेकर आने हैं, इसकी बात करती है। ठीक है,
यहाँ पर ये बात करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फेज के लिए कि हमारे पास में टारगेट कॉस्टिंग जो है प्रोडक्ट डिजाइन के टाइम पर यूज होगी, और काइजन कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट एक्चुअली फैक्ट्री में जब बन रहा होगा उस टाइम पर यूज हो रही होती है। वेस्ट रिडक्शन करना है तो हमें यहाँ पर मूडा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, जिसमें कि फोकस ये होगा कि जो वेस्ट है उसे खत्म करना है। जैसे टाइम की बर्बादी हमें नहीं करनी, मटेरियल की बर्बादी हमें नहीं करनी, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को हमें कम करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग allocates overheads based on volume, for example labor hours, whereas ABC allocates based on cost drivers, sales value, number of employees, prime cost, machine hours only। so आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यहाँ पर आपकी किससे रिलेटेड है कि हमारे पास में जो वॉल्यूम है ना, लेबर आवर्स जैसे, उस पर हमने कितने ओवरहेड्स लगाए हैं, जबकि एबीसी आपकी अलोकेट किसके ऊपर कर रही है। तो यहाँ पर हमें कोर कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। देखो ये आपका आएगा यहाँ पर बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर्स किस तरह से रहेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोर डिफरेंस होता है वो क्या है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमारे पास क्वांटिटी देखी जाएगी, जैसे लेबर आवर, मशीन आवर, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है। तो हम अगर ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा ओवरहेड कॉस्टिंग लगती है। लेकिन एबीसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें कॉस्ट ड्राइवर्स देखने हैं, जैसे कि कितने नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, इंस्पेक्शंस कितनी बार हुए हैं, एम्प्लॉइज यहाँ पर कितने हैं, ताकि एचआर कॉस्ट आ पाए। और कॉस्ट हमेशा एक्टिविटीज के थ्रू कॉस्ट होती है, ना कि केवल वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग किसके बारे में बात करती है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज लाइक रिसोर्सेज से हमारे पास प्रोडक्ट्स तक आते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिसोर्सेज से एक्टिविटीज, एक्टिविटीज से प्रोडक्ट्स हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर कोई भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि एक चेंज हमें बताता है किसी भी कॉस्ट में हमारी एक्टिविटी की। अगर एक्टिविटी क्वालिटी इंस्पेक्शन है, एक्टिविटी क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ is 200 units, annual demand is 4000 units, ordering cost per order is 10 rupees, calculate total ordering cost PA। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई पर ऑर्डर हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम देखेंगे कि एनुअल डिमांड हमारे पास कितनी है। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आपका EOQ हो गया, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होने चाहिए वो हमें पता होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलते हैं आपके एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे हैं, एनुअल डिमांड कितनी थी 4000, EOQ था 200, तो 4000 अपॉन 200, ये आपके पास आ गया 20 ऑर्डर्स। फिर यहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये आ गए आपके 20, और कॉस्ट पर ऑर्डर हमें निकालना था, तो कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास में यहाँ पर 10 रुपीज दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया 200 रुपीज। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। A company having net worth of rupees 500 crore must spend at least dash of average net profits of preceding 3 years on corporate social responsibility। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ तो 500 करोड़ है, तो उसे अपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स का कितना परसेंट स्पेंड करना होगा, 1%, 2%, 3%, 5% या 2.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन था आपका, सेक्शन 135। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, 1000 करोड़ या टर्नओवर उससे ज्यादा का होना चाहिए, और 5 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करते हो
तो एटलीस्ट 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का हम लेकर चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद रखना होगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ उस पर। मानकर चलो एक कंपनी है जिसका 100 करोड़ का एक बार प्रॉफिट था, ठीक है। इफ दैट कंपनी हैज 100 करोड़ प्रॉफिट इन ईयर 1 माइनस 70 करोड़ प्रॉफिट इन ईयर 2 एंड 100 करोड़ प्रॉफिट इन ईयर 3, तो आप एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसको ना आप जीरो कंसिडर करोगे एंड देन यू विल बी टेकिंग आउट एन एवरेज प्लस 0/3, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज नेट प्रॉफिट निकालोगे और उसका 2% आप CSR में भेजते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, an independent director can hold office for a term up to 5 consecutive years. What is the maximum number of consecutive terms allowed? यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना 5 साल के लिए 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कितने होंगे, कितनी बार वो ऐसा होल्ड कर सकते हैं ऑफिस? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, अनलिमिटेड या फिर 2 टर्म्स ऑफ 3 ईयर्स। तो ये आपका किसके अंडर आता है? ये आता है सेक्शन 149 के अंदर कंपनीज एक्ट के, जहां पर बोला जाता है कि 1 टर्म आपकी कैन बी अप टू 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स और मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कैन बी 2 टर्म्स, जिसमें से जो टोटल मैक्सिमम आपका 10 साल हो गया। और रिक्वायरमेंट अगर आपको सेकेंड टर्म के लिए बनना है, रीअपॉइंट होना है, तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर पार करना होगा। ऑल्सो जब आपके 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कंप्लीट हो गए, इसके बाद में आप सेम कंपनी में अगले 3 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते हो। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है 3 इयर्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द गैप 90 days, 100 days, 120 days, 180 days और 60 days। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो गैप है 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 दिन, 100 दिन, 120, 180 या फिर 60 दिन। तो ये आपका आंसर होगा 120 डेज, ओके। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट बोलती है कि 2 लगातार बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और यहाँ पर साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, जिसमें कि 120 दिन का आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो गैप है वो हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो, अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी हो और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, तो फिर ये रूल थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर कम से कम तो 2 मीटिंग्स करनी होंगी, हर हाफ कैलेंडर ईयर में 1, और 2 मीटिंग्स के बीच में मिनिमम गैप 90 दिन का होना चाहिए। सो अ स्मॉल कंपनी एज पर द न्यू रूल्स कैसी होगी? 4 करोड़ या उससे कम और टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम। 4 करोड़, 40 करोड़, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, याद रहेगा ये। तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में क्या किया गया है, स्कोप जो था फास्ट ट्रैक करने के लिए मर्जर्स को बढ़ा दिया गया है अंडर सेक्शन 233, ताकि जो अप्रूवल है स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज का वो आपका फास्ट हो जा पाए। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जा रही है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स की, जिनके पास में 10% होल्डिंग थ्रेशोल्ड है फॉर रिपोर्टिंग। तो थोड़ा सा इसको याद रखना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। In case of inadequate profits, the dividend declared cannot exceed the average rate of dividend declared in the immediately preceding dash years. तो यहाँ पर आपको बताना है कितने साल के अंदर, ठीक है, अगर inadequate profit है तो डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, और कितना नहीं कर सकते हो, जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया था अभी से कुछ एक डैश ईयर्स पहले तक, तो ये आपका है 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ पर कैसे है कि जो अगर कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 में ये बोला गया कि जो कंपनी है उसके पास करेंट ईयर में प्रॉफिट अगर कम है, इनएडुकेट है, और वो अपने फ्री रिजर्व से डिविडेंड देना चाहती है, तो ऐसे में उसको ये याद रखना होगा
कि सबसे पहले तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। विड्रॉल लिमिट दी गई है कि जो टोटल अमाउंट जो रिजर्व से निकाला जाएगा वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रिमेनिंग बैलेंस, अगर रिजर्व से पैसा निकाल लिया तो जो बैलेंस बचेगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। एक और बार रिपीट करती हूँ, डिविडेंड का रेट पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल अमाउंट जो रिजर्व से निकाला गया है वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। और रिजर्व से जो पैसा निकाला है उसके बाद में पेड अप शेयर कैपिटल 15% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। द मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट इज, तो अगर कोई फ्रॉड हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जिसमें कि यहाँ पर जेल होगी, तो वो जेल मिनिमम कितने ड्यूरेशन के लिए होगी? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? तो यहाँ पर इसका आंसर है, अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट है तो फिर 3 साल, अगर फ्रॉड है नॉर्मल वाला तो 6 महीने। 6 महीने आपके कब होते हैं? नॉर्मल फ्रॉड में। और मैक्सिमम कितना होता है? ये आपका नॉर्मल फ्रॉड में 10 साल मैक्सिमम है एंड यहाँ भी आपका 10 साल मैक्सिमम है। फाइन कितना लगेगा? तो जो फ्रॉड अमाउंट है उसका 3x एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड का 3x। यूजुअली जो मिनिमम जेल टर्म होती है वो 6 महीने होती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक लार्ज हार्म हुआ है सोसाइटी को या इन्वेस्टर्स को और लॉ यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए इस इम्प्लीमेंट की जो ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा देते हैं। सेक्शन कौन सा था? 447। आई एम नॉट वेरी श्योर बट 99% यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। The total managerial remuneration payable by a public company shall not exceed -% of net profits। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर इसके जो शेयर्स हैं वो आपके पब्लिकली लिस्टेड हैं, तो ऐसे में जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस दिए जा रहे हैं वो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते? 5, 10, 11, 15 या 7.5? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11%। ओके, तो अगर कंपनी इससे ज्यादा पे करना चाहती है, ऐसे में एक जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है? अगर टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात हो रही है तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट में 11। एक अकेला एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर है तो इनके लिए 5% मैक्सिमम। अगर एक से ज्यादा एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी है या इन दोनों को मिलाकर है तो 10%। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर में यही रेन्यूमरेशन जो है वो आपका पार्ट टाइम डायरेक्टर 3%। ठीक है, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं और देखो एक है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स में कंपनी में कोई भी एमडी या डब्ल्यूटीडी नहीं है और अगर है तो ऐसे में 1%। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, लॉस में है, तो ऐसे में रेन्यूमरेशन जो होते हैं वो आपके इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर बेस्ड होते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? इफेक्टिव कैपिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। The first auditor of a non-government company is appointed by the board within 30 days. If the board fails, EGM must be held to appoint auditor within how many days? तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 60, 90, 30, 45 या फिर 15 डेज। तो नेक्स्ट कितने दिन के अंदर अंदर हमारा जो EGM बैठता है, शेयर होल्डर्स की जो एग्जीक्यूटिव जनरल मीटिंग बिठाई जाती है, उसमें कितने दिन का समय दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 90 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
A director vacates office if he absents himself from all board meetings for a period of। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अब जब उन्हें ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कितना, ठीक है, पीरियड दिया गया है कि कौन सी बोर्ड मीटिंग्स, कितने पीरियड की बोर्ड मीटिंग्स उन्होंने अटेंड नहीं की हैं। 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 3 महीने या फिर 2 साल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 12 महीने विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, तो हमारे पास में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 167 आता है। इसके अंदर कुछ क्लॉज होते हैं जिसमें कि बोला जाता है कि अगर कोई डायरेक्टर पिछले 12 महीने से अभी एब्सेंट है तो उनका ऑफिस ही वेकेट कर दिया जाएगा। अब 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नहीं करना ऑफिस, तभी करना है जब सारी मिसिंग हो मीटिंग्स। ऑल्सो यहाँ पर विद और विदाउट लीव का मतलब क्या है, हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस ली हो, छुट्टी मांगी हो, बोर्ड ने दे भी दी छुट्टी, लेकिन तब भी अगर वो 12 महीने तक लगातार गायब है तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ओके, तो पहले ऐसा नहीं था, ये एक आपका ना अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर आया था। Which leadership style involves the leader consulting with subordinates and considering their suggestions before making a decision? Autocratic, laissez-faire, democratic, participative, bureaucratic और ट्रांजेक्शनल। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स से कंसल्ट कर रहे हैं, इनके सजेशंस को कंसीडर भी कर रहे हैं और उसके बाद एक डिसीजन ले रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जिसमें कि लीडर रिटेन करते हैं फाइनल अथॉरिटी लेकिन इनवाइट करते हैं पार्टिसिपेशन, आइडियाज, फीडबैक अपने टीम मेंबर से और तब कोर्स ऑफ एक्शन फाइनलाइज करते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पर की जाती है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में क्या है कि भाई वो किसी से बात ही नहीं कर रहे, अपने मन से जो मन है वो डिसीजन ले लिया। Who proposed the two-factor theory, hygiene factors and motivators? First, Maslow, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, ब्रूम और एल्डरफ्रथ। तो यहाँ पर 2 फैक्टर थियरी किसने प्रपोज की थी, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने की थी। ठीक है, तो हर्सबर्ग यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, यह स्टेटमेंट याद कर लेना। यूजुअली तो वैसे कभी कभार इस तरह के अगर गोल गोल घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो इम्पोर्टेंट है। द ऑपोजिट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इज नॉट जॉब डिससेटिस्फैक्शन बट रेदर नो जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हाइजीन फैक्टर्स आपके कौन से थे, मेंटेनेंस फैक्टर्स थे, है ना। और मोटिवेटर्स यहाँ पर आपके पास में कौन से फैक्टर्स थे, सेटिस्फायर्स। तो हम देखते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स आपको बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन से प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एनवायरनमेंट आपका कैसा होता है, अगर प्रेजेंट है तो कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लोग न्यूट्रली काम करेंगे। एब्सेंट है तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी की पॉलिसीज। मोटिवेटर्स अगर प्रेजेंट है तो हाई सेटिस्फैक्शन रहेगा, अगर एब्सेंट है तो नो सेटिस्फैक्शन रहेगा, जैसे रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद काम भी। कई बार बेंच पर बिठा देते हैं ना, तो डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स, रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन, क्रिएट सेटिस्फैक्शन। Grapevine communication refers to which type of communication? फॉर्मल, रिटन, इनफॉर्मल, वर्टिकल, डायगोनल, एक्सटर्नल। तो ग्रेपवाइन क्या होता है, कानाफूसी, है ना। आपस में बातें कर ली, र्यूमर्स फैल गई तो र्यूमर्स ही फैल गई, सच भी हो सकता है लेकिन बातें फैल जाती हैं कंपनी में। तो एक अनस्ट्रक्चर्ड अनऑफिशियल नेटवर्क बन जाता है कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये आपका कैसा होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है
कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं करता। कॉफी शॉप पे आपका ये, जैसे आप कॉफी वगैरह पीने गए है ना कॉफी मशीन के पास में, आप कैंटीन गए, वहां पर कुछ बात हो रही है, वो आपने सुन ली, या फिर यहाँ पर आपसे ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कोई कर रहा है, उन्होंने कुछ बता दिया, तो सोशल रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप जो होती है एम्प्लॉयज के बीच में, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है। अच्छा, टाइप ऑफ ग्रेप वाइन चेन्स याद है? सिंगल फ्रेंड, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया। गॉसिप चेन होती है, ए ने सबको बताया। और प्रोबेबिलिटी चेन होता है कि ए ने कुछ लोगों को बताया था, इन कुछ लोगों ने फिर बाकी लोगों को रैंडमली बता दिया। और क्लस्टर चेन होती है कि ए ने कुछ अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में बताया था, जो कि यहाँ पर अपने खुद के ग्रुप के दोस्तों को बताते हैं, है ना। हर एक ग्रुप में एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट आते हैं POSDCORB was coined by Henry Fayol, Luther Gulick, Peter Drucker, FW Taylor और मायो। तो ये टर्म आपकी जो है ये आई थी ल्यूथर गुलिक की तरफ से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मैनेजर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके 7 मेन फंक्शंस होते हैं। ओके, बी से आपका बजटिंग हो गया। सबसे पहले पी का देखते हैं। पी क्या है? प्लानिंग, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू डू इट, व्हाट एंड हाउ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजिंग। देन स्टाफिंग, रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, मेंटेन करना है। डायरेक्टिंग में हमें डिसीजंस लेने हैं और इंस्ट्रक्शंस को इशू करना है। कोऑर्डिनेटिंग में इंटर रिलेट करना है अलग अलग पार्ट ऑफ वर्क। रिपोर्टिंग में सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करना है। एंड बजटिंग में फिस्कल प्लानिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल करना होगा। अच्छा, तो हेनरी फ्योल ने क्या दिया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इनके 5 फंक्शंस थे, इनके 7 फंक्शंस हैं। Which of the following is an on-the-job training method? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, जॉब रोटेशन, रोल प्ले और लेक्चर। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड आपका कौन सा होगा। तो बताओ यहाँ पर, ये तो आपको आंसर आता होगा, नहीं आता या फिर आता है? देखो कुछ लोग पूछ रहे थे ना एग्जाम इजी आता है टफ आता है, कोई सेक्शन इजी आ जाता है, कोई एक सेक्शन टफ आ जाता है। एक सेक्शन अगर टफ दिख रहा है, फटाफट से दूसरे सेक्शन की तरफ नेविगेट कर जाओ। कोई क्लियर डिमार्केशन तो होती नहीं है कि भाई ये कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैनेजमेंट के आ रहे हैं, बस क्वेश्चन देखते जाना। अच्छा, इस पर्टिकुलर हो सकता है इको के क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाएं, स्किप स्किप स्किप, बाद में एक साथ में जाकर देख लेना जब टाइम बच जाए। टाइम बच जाता है पेपर 2 में। ठीक है, फेज 1 तो फटाफट से आपका पेपर 1 तो फटाफट खत्म होता है क्योंकि क्वांट रीजनिंग ये सब होता है, बट पेपर 2 में अच्छा खासा टाइम मिलता है, कंप्लीट हो जाता है पेपर, दोबारा चेक करने का भी टाइम मिल जाता है। तो तब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, जो पहले आता है उससे सॉल्व कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जॉब रोटेशन। ये आपका ओनली जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। अच्छा, बाकी ये जो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, रोल प्ले, लेक्चर, ये सब क्या है? ये ऑफ द जॉब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब रोटेशन। यहाँ पर ऑन द जॉब कैसे हुआ? ट्रेनी आपका एक जॉब से दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट में एक्चुअल वर्क कर रहे हैं, रियल टास्क हैंडल करते हैं, रियल प्रेशर मिलता है और लर्निंग्स भी मिलती हैं। कोई क्लासरूम में तो है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की, तो ये एक सिमुलेशन होता है। क्या होता है? ये सिमुलेशन होता है। एम्प्लॉयज लर्न करते हैं इक्विपमेंट में जो कि रियल थिंग की तरह दिख रहे हैं। मान लो अभी जैसे मान लो मेरे को पियानो सीखना है, तो मैंने क्या किया, पियानो बाद में खरीदा, पहले फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसी से थोड़ा बहुत सीख लिया। तो ये क्या है? सिमुलेशन है। एम्प्लॉयज इक्विपमेंट पर लर्न कर रहे हैं, रियल थिंग पर नहीं, जो कि आपका लोकेटेड है किसी सेपरेट रूम में एक्चुअल प्रोडक्शन फ्लोर से अलग। केस स्टडी, क्लासरूम मेथड, जहां पर ट्रेनीज एनालाइज करते हैं रिटन प्रॉब्लम्स को और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। केस स्टडीज तो आप भी पढ़ते हो। रोल प्ले में बिहेवियरल मेथड होता है, जो कि हमारे एक ट्रेनिंग रूम में हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेनीज यहाँ पर सिनेरियोज में एक्ट आउट कर रहे हैं और मैनेजर्स एक ग्रीवांस हैंडल करते हैं। ठीक है, तो जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप,
जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये सभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। थियरी एक्स एंड थियरी वाई वर प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर आपको बताना है कि जो थियरी एक्स आई थी और थियरी वाई आई थी, ये किसने यहाँ पर प्रपोज की थी। देखो इंपॉर्टेंट है थियरी एक्स थियरी वाई, आपको याद रखना है। थियरी एक्स इज ऑल अबाउट नेगेटिव थिंग्स, थियरी वाई इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। अब बताओ किसने इसको प्रपोज किया था। डॉगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, विलियम आउची, एल्टन मायो, मैकक्लेन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डॉगलस मैकग्रेगर। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई देखो थियरी एक्स क्या था, पैसिमिस्टिक था नेचर में, नेगेटिव, जैसा मैंने बोला। एवरेज एम्प्लॉयज यहाँ पर काम को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं अपने काम को, और पैसा या फिर फियर से ही यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। इसीलिए ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप इनको चाहिए। मैनेजर्स क्लोजली सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोर्स करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो काम करा पाए। तो यहाँ पर आपको थियरी वाई ऐसा बोलता है कि नहीं, वर्क जो है वो यहाँ पर एज नेचुरल एज प्ले या रेस्ट है। लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव के लिए कमिटेड हैं। ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट उन्हें मोटिवेट करती है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होनी चाहिए। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज पर यहाँ पर ट्रस्ट करें और ऑटोनॉमी दें काम करने की। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट्स दैट मैनेजर शुड फोकस अटेंशन ऑन every detail, only significant deviation from standards, employee welfare, routine task और financial only। तो देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, ये कहता है कि मैनेजर्स को ना केवल और केवल जो सिग्निफिकेंट डिविएशन हो रही है, डिविएशन क्या है, जैसे आपका काम पढ़ाई का है, यूट्यूब पर पढ़ने आए, वाईटी शॉर्ट्स देखी, उन्हें देखने बैठ गए, बहुत सिग्निफिकेंट डिविएशन हो गया, 30 मिनट तक यही करते रहे, हो गई पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पर स्टैब्लिश, इसीलिए ना लैपटॉप से पढ़ना चाहिए जिन लोगों के पास है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर स्टेट करते हैं मैनेजर की फोकस करें अपनी अटेंशन ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डिविएशंस, एक्सेप्शंस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और प्लान्स। तो यहाँ पर हर एक सिंगल एक्टिविटी को नहीं मॉनिटर करो, एक टॉलरेंस रेंज रखो। अगर परफॉर्मेंस इस रेंज के विद इन है तो इग्नोर कर दो बाकी चीजों को, क्योंकि सब चीजें सही लग रही हैं, दो चार चीजें। अगर परफॉर्मेंस आउटसाइड द रेंज है, एक्सेप्शन है, तो इन्वेस्टिगेट करो और इंटरवीन करो। ठीक है, तो टाइम बच जाएगा, ज्यादा फोकस होगा और एम्पावरमेंट हो पाएगी। T+0 settlement optional was introduced by SEBI for select T+O means। सो अभी क्या हुआ था ना यहाँ पर आई थिंक मार्च 2024 के अराउंड आपका क्या है, एक बीटा वर्जन में टेस्टिंग फेज के तौर पर ना इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई सबके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो पुराने T+ सिस्टम 1 में भी अपना क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज T+0 में। अब ट्रेड टाइमिंग क्या रहती है, सुबह 9:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ पर आपकी सेटलमेंट साइकिल विंडो ओपन की जाती है। तो शुरुआत में इसे केवल 25 स्टॉक जैसे एसबीआई, एमआरएफ, वेदांता जो बड़े स्टॉक्स थे उसके ऊपर लगाया गया। फिर सेबी ब्रोकर्स ने ये जो पूरी की पूरी फैसिलिटी थी, ये यहाँ पर वो लोग तो नहीं दे रहे थे, सिर्फ सिलेक्टेड ब्रोकर्स ही दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम डे सेटलमेंट की बात की गई, जिसका क्या मतलब है कि जिस दिन आपने शेयर मार्केट में ट्रेड किया, खरीदा या फिर शेयर को बेचा, उसी दिन आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर खरीदा है, या फिर पैसे आ जाएंगे अगर आपने उसे बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रेड। जिस दिन आपने यहाँ पर पूरा का पूरा डील किया, डीलिंग जिस दिन आपकी हो रही है, और 0+0+1 इसका मतलब होता है इतने दिन एक्स्ट्रा। तो अगर आप सुबह शेयर बेच रहे हैं तो शाम तक पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें अभी कौन सा चल रहा है, T+1 तो मैंडेटरी है, T+0 सेटलमेंट आपका अभी भी यहाँ पर ऑप्शनल है। तो इन्वेस्टर्स के पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, अगर उनको अभी पैसे की जरूरत है आज ही, तो उनको आज के आज उनके पैसे मिल जाते हैं। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, क्योंकि सेटलमेंट ये तुरंत कर दे रही हैं। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। A contract to buy a specific asset at a future date at a price agreed upon today
which is standardized and traded on an exchange is called। तो यहाँ पर आपको पता है हमारे पास में फॉरवर्ड होते हैं जो कि ओटीसी पर जाते हैं, फ्यूचर होते हैं जो कि आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जाते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान में बस इतना ही रखना है कि इसमें एक मार्जिनल मनी का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ओटीसी में आपके पास में काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से भी रेगुलेट करती है, ओटीसी में आपके रेगुलेशंस कम हो रहे होते हैं। बाकी मैंने बहुत ज्यादा पहले भी समझा दिया है, तो आप पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय कॉर्पोरेट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं इन्हें इशू कौन कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में देखो एक होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी को अलाउ किया जाता है कि ये यहाँ पर आप ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर लें, जिसमें कि हम देखेंगे इसमें मिनिमम अकाउंट 5 लाख रुपीस होनी चाहिए और मल्टीपल्स भी यहाँ पर आपके 5 लाख के, जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। 1 साल तक का टेन्योर होता है मैक्सिमम और मिनिमम 7 डेज का होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक्सेप्ट बैंक्स, बैंक्स के लिए तो ये वाला था, तो आपके पास में मिनिमम टेन्योर 1 ईयर का और मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है। डीमेट फॉर्म में इन्हें इशू किया जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में ना काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा, जिसमें से हो सकता है या तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी हो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक करेक्ट या कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी हो। एग्जाम में यहीं पर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपको बढ़ी हुई दिख सकती है फॉर फेज 1 अगेन। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। A bond that pays no interest but is issued at a deep discount is called मसाला, जीरो कूपन, परपेचुअल, कन्वर्टेबल और ग्रीन बॉन्ड। तो ये आपका आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। मीनिंग कूपन्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा। यहाँ पर फेस वैल्यू जो है उससे काफी कम पर, फेस वैल्यू वो प्रिंसिपल होता है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो डेट इंस्ट्रूमेंट जिससे कंपनी पैसा रेज करती है और यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती, रेदर जो फेस वैल्यू है उससे काफी कम पैसा इन्वेस्टर से लेती है और इन्वेस्टर को जो फेस वैल्यू है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा पे कर रही होती है। ओके, ये याद रखना जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं वो नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मीनिंग कि यहाँ पर एक तरीके की एफडी होती हैं जिनको ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर डीमैट फॉर्म में इनको इशू किया जाता है। याद रहेगा ना इतना। चलो अच्छा, आपके जो सीडीज होते हैं ये भी यहाँ पर आपके डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर ही इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which body regulates the social stock exchange in India? So social stock exchange has been in news many a time, तो वो न्यूज भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी है जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, ये किन के लिए बने हुए हैं। तो आपको पता है डोनेशंस वगैरह के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के काम आता है। देखो प्राइमरी रेगुलेटर की बात करूं अगर मैं, तो वो तो सेबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल्स वगैरह बनाने का काम है, जैसे कौन लिस्ट हो सकता है, डिस्क्लोजर क्या रहेंगे या फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो ये तो हमें सेबी बता रही है। अगर बात करें ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म की जहां पर इनकी ट्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ पर कोई अलग से हम एक्सचेंज नहीं लेकर आ रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही एक सेपरेट सेगमेंट होता है जिस पर ये काम करता है। एंड आईसीआई जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर जितने भी एसएससी आपके लिस्टेड एनजीओज हैं उनका ऑडिट सोशल ऑडिटर्स कर रहे होते हैं और इन ऑडिटर्स को रेगुलेट करने का काम आईसीआई करेगी। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर आईसीआई ने क्या किया, अभी एक नई बॉडी बना दी। कौन सी बॉडी बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया। अब हम न्यूज में क्यों है ये वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सेबी ने कुछ इसको पॉपुलर बनाने के लिए अलग अलग चेंजेस किए। सबसे पहले तो
अगर यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, एप्लीकेशन साइज जो रखना है, इसके लिए केवल सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज कर दिया गया, जो पहले 2 लाख रुपीज था, ताकि यहाँ पर जो बेसिकली हमारी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो भी डोनेट कर सकें। ऑल्सो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड पर लेकर आए, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है स्पेसिफिकली केवल आपके स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाया गया, जिसमें कि आप एक डोनेशन की तरह दे रहे हो, तो ना तो आपको कोई कूपन देना है मीनिंग इंटरेस्ट पे करना है, और ना ही आपको कोई प्रिंसिपल पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी रिलेट्स एक्सचेंज रेट टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, इन्फ्लेशन प्राइस लेवल डिफरेंशियल्स, जीडीपी ग्रोथ, गोल्ड रिजर्व्स और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो परचेजिंग पावर थियरी है ये क्यों आई थी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर आई थी कि लॉ ऑफ वन प्राइस, जिसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास में जब दो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट ऐसा होना चाहिए कि जो परचेजिंग पावर है वो इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में अगर एक बर्गर आपका $5 का है और इंडिया में आपका सेम बर्गर लेटस से 500 रुपीज का है, तो ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो कितना होगा, एक्सचेंज प्राइस इंडिया में क्या है और आपका प्राइस यूएसए में क्या है, अकॉर्डिंगली 100 रुपीज हो गया, तो $1 की वैल्यू 100 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में एब्सोल्यूट पीपीपी होता है, एब्सोल्यूट, और एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट ये मानता है कि जो प्राइस लेवल्स हैं दोनों कंट्रीज में बिल्कुल सेम होने चाहिए, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नहीं देखने के लिए मिलता। रिलेटिव वाले में ये बोलते हैं कि जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस की वजह से होते हैं। तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन यूएस से ज्यादा है तो रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ताकि पैरिटी बनी रहे। अब अगर हम बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि जो मार्केट रेट और ट्रिपल पी रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे करेंट मार्केट रेट हमारा $1 इज इक्वल टू कितना है, 91 रुपीज के अप्रोक्सीमेट चल रहा है। तो ट्रिपल पी रेट अगर मान लो आपका $1 इज इक्वल टू 25 है, तो इसका ये मतलब हो गया कि रेट के हिसाब से इंडियन रुपी अभी अंडर वैल्यूड है और यूएस का या फिर आपका जो डॉलर है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो अगर हमें इंडिया की जीडीपी का डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम एक क्या करेंगे, एक छोटी इकोनॉमी लगाते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रिपल पी टर्म्स में दिखे तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। आगे समझ में, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस है वो हमें पता चलता है, जो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ASBA, application supported by block amount, is the mechanism where money is debited immediately. Money is blocked in the applicant's bank account until allotment. Application is made via broker's account. No money is needed. Money is sent to SEBI. क्या होगा, मनी ब्लॉक हो जाती है, आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती। अगर जैसे आईपीओ में हमने अप्लाई करा, अब यहाँ पर पैसा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर हमें वो शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं तो पैसा डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट से चला जाता है, अदरवाइज अनब्लॉक हो जाता है अमाउंट और उसे हम यूज कर पाते हैं। फायदा क्या होता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स हमें अर्न करने मिलते हैं वो इस ब्लॉक्ड अमाउंट पर भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही है या फिर आपकी एफपीओज या राइट इश्यूज हो रहे हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए हम एएसबीए मैकेनिज्म को यूज करते हैं, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही रहेंगे, बस ब्लॉक या फ्रीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा कौन फैसिलिटेट करता है इसको, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। तो ये अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो एएसबीए एक मैंडेटरी चीज रहती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स अब यूपीआई के थ्रू भी अपना एएसबीसी बीए फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। Which deficit indicates that the government's borrowing requirement excluding past interest payments. Fiscal deficit, primary deficit, revenue deficit, effective revenue deficit,
और बजट डेफिसिट। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि कौन सा ऐसा डेफिसिट है जो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं, ठीक है, वो कितनी होंगी, जिसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं पास्ट में वो हमने एक्सक्लूड कर दी हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल, इसको अच्छे से समझना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। लेकिन जो लोन इसने पुराने लोन्स लिए हुए थे उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करती हूँ, डिडक्ट करती हूँ, तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है और इंटरेस्ट पेमेंट वो अमाउंट पेड है लोन्स पर जो कि हमने पास्ट में लिए थे। ठीक है, तो ये हमें करंट फिस्कल हेल्थ कैसी है, गवर्नमेंट की करंट खर्चे कैसे हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसा है वो बताती है। ये बताती है कि जो पास गवर्नमेंट का यहाँ पर बर्डन था, लोन का, डेट का जो बर्डन था, वो हमारी करेंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो केवल इसलिए बोरो कर रही है ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स कर पाए। ये लाइन याद रखना। ओके, चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। Phillips curve depicts the inverse relationship between इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बार डिस्कस्ड है, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो ग्रांट्स हमने इन एड दिए हैं ताकि क्रिएशन हो कैपिटल एसेट्स की। ग्रांट्स दिए हैं हमने, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये हमारा ट्रू रेवेन्यू डेफिसिट बताता है। ये बताता है कि एक्चुअल में कितना पैसा हम केवल और केवल कंजम्पशन के लिए यूज ले रहे हैं, जिससे कोई भी एसेट आपका क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कितनी अर्निंग्स हैं और कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पर हमें वो पता चलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के थ्रू कि एक्चुअल में वो खर्चा जिससे कि कुछ भी नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। A market with few sellers selling homogeneous or differentiated products is called मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डुओस्टोनी। तो ये आपको बताना है कि हमारे पास में यहाँ पर एक मार्केट, ये ना सारे ऑप्शंस को भी समझाऊंगी मैं इसमें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है, इसका आंसर क्या होगा? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोनोपोली की तो एक सेलर होता है। डुओपोली अगर मैं बोल रही हूँ तो दो सेलर्स हो जाते हैं। अगर ओलिगोपोली बोल रही हूँ तो फ्यू सेलर्स होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ परफेक्ट या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो इसका मतलब है मेनी सेलर्स हैं। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करूं ओलिगोपोली की तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। प्योर ओलिगोपोली हो सकता है या डिफरेंशिएटेड हो सकता है। अगर प्योर ओलिगोपोली है मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं जैसे कि सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम। अगर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है तो सेलर्स यहाँ पर डिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट्स बेचेंगे जैसे कार, मोबाइल फोन, एयरलाइन। ठीक है, तो सीमेंट या स्टील में ये पता करना कि कौन सा ग्रेड कौन सा है थोड़ा मुश्किल है। डिफरेंशिएटेड में अब कार अलग अलग तरह की होती हैं, लग्जरी भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, एसयूवी भी हो सकती है, राइट। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में भी सेम चीज है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका डुओपोली दो सेलर्स का था और ड्यूओपोसोनी क्या होता है? ये होता है आपका दो बायर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको पता ही है परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। ठीक है, इंडिया में ओलिगोपोली के क्या क्या एग्जांपल है, क्योंकि अभी न्यूज में था तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कवर करा है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। एयरलाइंस में इंडिगो, एयर इंडिया, अकाशा, स्पाइस जेट है ना। सीमेंट में अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, जहां पर केवल फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। तो
द मल्टीप्लायर के इज कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मल्टीप्लायर के होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। 1/MPC, 1/1 - MPC, 1/MPS, बोथ बी एंड सी, या फिर 1 - MPC। तो यहाँ पर आपको क्या पता करना चाहिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि MPC और जो मल्टीप्लायर है के, इसके बीच में आपका क्या रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर के क्या होता है, 1/1 - MPC अपॉन 1/MPS के बराबर, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रिलेशनशिप इनका क्या है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो आपका 1/1 - MPC होता है, और 1 - 1/MPC, सॉरी 1 - MPC आपका MPS होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में अगर 1 रुपी हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम को कितने टाइम्स बढ़ा देता है। अगर MPC ज्यादा है, मीनिंग अगर लोग यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो पैसा इकोनॉमी में तेजी से घूमेगा, तो के की वैल्यू हाई हो जाती है। अगर MPC आपका कम है, मीनिंग लोग पैसा ज्यादा बचा लेते हैं और पैसा इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा। अगर MPC कम है मतलब लीकेज हो रहा है और वैल्यू जो है के की वो लो हो जाएगी। अगर मानो MPC आपका 0.80 है, तो फिर के आपका कितना हो गया, 1/0.20, 1 - 0.80, राइट। तो के आपका 5 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी तो इकोनॉमी में टोटल 500 करोड़, 5% यहाँ पर ज्यादा, 5 टाइम ज्यादा हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आगे समझ में। तो ये हमारे पास होता है MPC और के का रिलेशनशिप। NNP at factor cost is also known as। तो यहाँ पर GDP, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम या फिर GNP, ये आपको बताना है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका जो है फैक्टर कॉस्ट पर वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका नेशनल इनकम, NI। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज इनकम शो करता है, जिसमें कि एक्चुअल अर्निंग्स यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी होंगी, और कोई भी टैक्सेस को, डिस्टॉर्शन या सब्सिडीज को हम यहाँ पर लेकर नहीं चलते। तो ये कैसे निकलता है आपका, NNP फैक्टर कॉस्ट पर इज इक्वल टू NNP मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों माइनस किया, क्योंकि टैक्सेस हमारे मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो हम उसको ऐड नहीं कर रहे। और सब्सिडीज को क्यों ऐड किया, क्योंकि मार्केट प्राइस को कम कर देते हैं, तो हम इनको वापस ऐड कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे दिया था और मार्केट प्राइस को कम कर दिया, हमने ऐड कर दिया दोबारा से। तो यहाँ पर हमारे पास में देखते हैं हम कि जो NNP है वो हमें ट्रू वैल्यू बताता है नेशनल इनकम की, ठीक है। और नेट का मतलब क्या होता है आपका, नेट का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं। चलो GDP MP अगर है तो आपका मार्केट प्राइस पर, तो डोमेस्टिक इनकम ग्रोथ बताता है प्रोडक्शन हमारे बॉर्डर्स में कितना होगा। NDP फैक्टर कॉस्ट पर है, NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है, तो प्रोडक्शन विद इन बॉर्डर्स देखते हैं, रियल कॉस्ट, नो डेप्रिसिएशन, नो टैक्स। अगर NNP फैक्टर कॉस्ट है तो आपको पता ही है प्रोडक्शन हमारे सिटीजन्स कितना कर रहे हैं, और रियल कॉस्ट, नो डेप्रिसिएशन, नो टैक्स, ठीक है। NNP होता है, GDP है मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री में, और अगर हम NNP नेशनल बात लेते हैं तो इसका मतलब हमारे सिटीजन चाहे वो US में है चाहे वो इंडिया में है, कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, मतलब किसी भी लोकेशन पर है। द IS कर्व शोज इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और स्टॉक मार्केट। आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो होता है वो किस चीज में इक्विलिब्रियम शो कर रहा होता है, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व शो करता है इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट में, इसीलिए इसको प्रोडक्ट मार्केट या फिर रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो
हर एक पॉइंट हमारा जो आईएस कर्व का है वो टोटल डिमांड दिखाता है हमारे गुड्स की, जो कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में पता चलती है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आपका। तो जब इंटरेस्ट रेट्स आपके कम होते हैं, हम देखते हैं कि बोरोइंग सस्ती हो गई। बोरोइंग सस्ती हो गई तो लोग यहाँ पर बोरो ज्यादा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है और आउटपुट भी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें एलएम कर्व की, तो एलएम कर्व किससे रिलेटेड होता है? एलएम कर्व होता है आपका मनी मार्केट से रिलेटेड, जो कि इक्विलिब्रियम मनी मार्केट में दिखाता है। एलएम मीनिंग लिक्विडिटी मनी कर्व। तो इंटरसेक्शन आईएस कर्व का और एलएम कर्व का, ये हमें यहाँ पर ओवरऑल इक्विलिब्रियम बताएगा। ठीक है, चलो। गिवन गुड्स हैव परफेक्ट पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, हाई इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो गिवन गुड्स होते हैं उनके ऊपर बेसिकली उनका कैसा इम्पैक्ट रहता है। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट मीनिंग डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ रहे होंगे, तो इसका आंसर यही हो जाता है। गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये एक रेयर एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शंस में यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में हमारे पास गिवन गुड्स आते हैं, जिसमें से सिंपल सा लॉजिक क्या है कि प्राइस इफेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि हमेशा आपका नेगेटिव होगा, तो जब प्राइस बढ़ता है तो लोग दूसरी चीजें जो सस्ती हैं उन्हें लेने चले जाते हैं। ठीक है, तो डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि गिवन गुड्स यहाँ पर हमारे लिए कैसे होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं, एक थोड़ी लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं। जब प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी, लोगों की रियल इनकम सॉरी जब प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की रियल इनकम कम हो जाएगी, और जब यहाँ पर लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है तो मजबूरी में वो ऐसी सस्ती चीजें खरीदते हैं, और जिससे कि यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन गुड्स जो हैं वो कब बनते हैं? जब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हमारा ज्यादा होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव होता है ये रिलेशनशिप, मीनिंग प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, जो कि गिवन गुड्स में नहीं आते हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, सब इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, और गिवन गुड्स में ये पॉजिटिव रहता है। नाउ ब्रॉड मनी M3, M1, M2 इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। तो M3 दैट इज ब्रॉड मनी इंक्लूड्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, M1 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ओनली करेंसी, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि M1 और M2 ये आपके नैरो मनी है। मैंने जो इकोनॉमिक शॉर्ट कराया था ना उसमें ऑपोजिट बता दिया था, फिर एक स्टूडेंट ने बोला था तो मैंने वो चेक किया, मैंने उल्टा बता दिया था आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो M1 होता है, ठीक है, ये वो पैसा है जो कि बहुत लिक्विड होता है, तुरंत हम खर्च कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करेंसी जो पब्लिक के साथ में है, डिमांड डिपॉजिट्स हमारे कासा अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद में आता है M2, M1 प्लस हमारे पास जो सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस बैंक के पास में है, सेविंग बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा कम लिक्विड हो जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना बैंक से पैसे निकालना जितना आसान नहीं होता। फिर आपका आता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में हम क्या लेकर चलते हैं? ब्रॉड मनी में हम लेकर चलते हैं हमारे M3 और M4 को। तो M3 की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से हम देखते हैं कि भाई टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट जो हैं उन्हें भी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ तो हम केवल डिमांड डिपॉजिट लेकर चल रहे थे, यहाँ पर हम टाइम डिपॉजिट भी लेकर चल रहे हैं। तो इकोनॉमी में टोटल मनी वॉल्यूम जो है ये उसका पार्ट बन जाते हैं। जब हम न्यूज में जैसे सुनते हैं ना कि मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब है कि M3 की बात हो रही है, बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा पैसा कैप्चर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर M1
प्लस आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, ये आपका क्या बन जाता है, ब्रॉड मनी बन जाता है। M4 क्या होता है, M4 होता है आपका M3 और जितने भी डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ हमने किए हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे आप M1 से M4 की तरफ जा रहे हैं, लिक्विडिटी आपकी कम होती जा रही है और कवरेज आपका बढ़ता जा रहा है। M3 स्टैंडर्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई माना जाता है इंडिया में, ठीक है। इसी के साथ में आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी और क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी आपकी, जिसमें से आपके सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करूंगी मैं। की चेंजेस जो आए हैं जहां पर एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपके कवर करूंगी। अच्छा, कुछ यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो और बता दूं मैं फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अभी जो यूनियन बजट आया था, उसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम में आपका अगर न्यू टैक्स रिजीम में हो तो हमें कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने होते हैं, किसी किसी तरीके से एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इफेक्टिव एग्जाम्पशन को 12.75 लाख कर देता है। कितना कर देता है, 12.75 लाख। ये मैंने सोचा था अलग से क्वेश्चंस करके बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको भी बता देती हूँ। अच्छा, एमएसएमई की डेफिनेशन याद है, इन्वेस्टमेंट पर टर्नओवर कंपोजिट क्राइटेरिया लेंगे तो 2.5 करोड़, यहाँ पर 25 करोड़ याद रखना, और फिर आपका 125 करोड़ हो जाता है ना। और टर्नओवर में 10, 100 और 500, ये ऐसे याद रखना, 2.5, 25, फिर आपका 125, और यहाँ पर 10, फिर 100 और फिर 500, 25 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो यहाँ पर आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम इस तरीके से याद करना है। जो क्रेडिट गारंटी दी जा रही थी माइक्रो स्मॉल के लिए, वो 5 करोड़ से क्रेडिट गारंटी, वो 5 करोड़ से कितनी हो गई आपकी, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ गई है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में आपका 100% कर दिया गया था। जीएसटी में अब आपके पास में 2 स्लैब्स अबॉलिश की गई हैं। कौन सी स्लैब्स अबॉलिश की गई हैं, हटाई गई हैं, 12% और 28%। 40% का सिंटैक्स लगा है, जो कि डीमेरिट गुड्स लाइक लग्जरी व्हीकल्स, गैम्बलिंग पर लगा है ना। आईपीओ में क्या रिफॉर्म्स आए आपके, तो आईपीओ में जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, आईपीओ में प्रमोटर्स, अब इससे रिलेटेड बोला है कि हमारे पास में प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन लॉक इन में अब 3 साल के लिए रहेगा, जो पहले 18 महीने था। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कब रहेगा, अगर 50% आईपीओ प्रोसीड्स हमने 50% जो पैसा मिला है ना आईपीओ से, आईपीओ प्रोसीड्स बोलेंगे इनको, ये पैसा हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज किया है, ठीक। और क्या आया है आपका, एंकर इन्वेस्टर, तो जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 थे उनको एक में ऐड कर अप टू 250 करोड़ कर दिया। तो एंकर इन्वेस्टर का जो रिजर्वेशन है वो 40% हो गया। अलोकेशन अगर आपकी 250 करोड़ तक है, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि अब जो हमारी कैटेगरी 1 है, 2 है, उनको एक सिंगल कैटेगरी में रखा गया है फॉर एलोकेशन अप टू 250 करोड़, और जो इन्वेस्टर रिजर्वेशन है वो 40% हो गई। म्यूचुअल फंड में ओवरहॉल किया गया है, तो जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, स्टैट्यूटरी रिवाइज, जैसे आपके सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गए, जीएसटी हो गया, इनको हमने टोटल एक्सपेंस रेशियो की जो हमारी लिमिट्स थी उससे हटा दिया है। म्यूचुअल फंड में टोटल एक्सपेंस रेशियो में से एसटीटी, जीएसटी, ये सब जो थे इनको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है, हटा दिया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ब्रोकरेज चार्जेस जो हैं वो अब 2 बीपीएस आपके रहेंगे कैश मार्केट के लिए, और 1 बीपीएस रहेंगे डेरिवेटिव्स के लिए। 2 बेसिस पॉइंट कैश और 1 बेसिस पॉइंट अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव्स में यूज करो। बेसिस पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बोलूं 100%, यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट, तो वो 1% बनाते हैं, तो 2 बेसिस पॉइंट 0.02% हो गया ब्रोकरेज कैप में। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें कि 10 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ताकि लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी और डेरिवेटिव्स में यूज करें। तो एक नई फंड कैटेगरी आई है। कौन सी फंड कैटेगरी आई है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। कहां तक के लिए कर सकते हैं, अप टू 10 लाख रुपीज यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ताकि एक्सपोजर हमारा लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी डेरिवेटिव्स में बढ़े। T+0 पर मैंने आपको क्वेश्चन ही करा दिया था। रेपो रेट अभी हमारा चेंज हुआ है तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नॉमिनेशंस हैं हमारे, अब वो 4 लोगों तक करे जा सकते हैं अगर हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। मैक्सिमम टेन्योर डायरेक्टर्स का पब्लिक सेक्टर बैंक में बढ़ा दिया गया है, चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर्स को छोड़ के। बाकी सब जो हमारे पास हैं उनके लिए 8 साल से ये बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना कि जो डायरेक्टर्स का टेन्योर है वो बढ़ा दिया है, होल टाइम डायरेक्टर्स और आपके चेयरमैन के लिए ये नहीं एप्लीकेबल। और क्या है आपकी लेटेस्ट न्यूज में, कंपनीज एक्ट में मैंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन वाला पार्ट आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स में आपको याद रखना है 10% का होल्डिंग थ्रेशोल्ड रखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट करने का मन करे तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसा आप लोगों ने डिमांड किया थोड़े और डिफिकल्ट लेवल के लेकर आऊंगी, बट एग्जाम में अप्रोच कैसी रखनी है वो मैंने आपको समझा दिया है। ज्यादा डरना वरना मत। ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।